हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2025 का 12 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई लोग कि फर्स्ट शिफ्ट वाला भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं थोड़ा लेट से ही सही लेकिन सारे प्रश्न का विश्लेषण के साथ मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ मेरे भाई। तो बस एक गुजारिश आपसे है कि चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा मेरे भाई। चलिए, आज का पहला प्रश्न है जो 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सीपीओ के एग्जाम में। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? वेयर वाज द फाइनल ऑफ द प्रो कबड्डी लीग हेल्ड? तो प्रो कबड्डी लीग की नवीनतम संपन्न सीजन 12 सीजन 12 जो था 2025 का फाइनल दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दबंग दिल्ली केसी ने त्यागराज इंदौर स्टेडियम दिल्ली में फाइनल में पुनेरी पल्टन को 31-28 से हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब अपने नाम किया। तो यहाँ से प्रश्न आया था। और प्रश्न ये भी आया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला भोगी बोनफायर किस त्योहार से संबंधित है? तो भोगी बोनफायर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से जो आपका ऑप्शन में था वो सही था मेरे भाई। यह 4 दिवसीय पोंगल उत्सव का पहला दिन होता है जिसे विशेष रूप से भोगी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने और अनुपयोगी सामानों को आग में जलाकर नई दिन का शुरुआत और बदलाव का प्रतीक मानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से सूर्य देव को समर्पित है और फसल कटाई के मौसम के जश्न में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1576 की हल्दी घाटी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया? पुराना क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के रूप में इसको कह सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है एसएससी में मेरे भाई। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 वाज फाउट बिटवीन विच टू साइड्स? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न है, मनरेगा। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? मनरेगा का पूर्ण रूप, क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। चलिए, मनरेगा का पूर्ण रूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देने वाला एक भारतीय श्रम कानून है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका फुल फॉर्म होता है, एम से महात्मा गांधी, आपका आर से रूरल, फिर हो गया एन से नेशनल, सॉरी पहले है महात्मा गांधी मनरेगा, तो महात्मा गांधी, एम से महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल यानी ग्रामीण, ई से एम्प्लॉयमेंट और जी से गारंटी है ना। एम से महात्मा गांधी पूरे हो गए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पूरा फुल फॉर्म हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक महान धावक मिल्खा सिंह ने 1958 में कार्डिफ में पुरुषों की 440 गज यानी 400 मीटर दौड़ में जीता था और यह भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी था। अगला प्रश्न आया था, जो लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल किस ओलंपिक खेल में जीता था? तो लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था। यह भारत का 44 वर्षों में पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। यह पदक उन्होंने पुरुष एकल टेनिस स्पर्धा में हासिल किया, जो ओलंपिक टेनिस में भारत की एकमात्र पदक सफलता है। सेमीफाइनल में आंद्रे अगाशी से हारने के बाद उन्होंने कांस्य पदक के प्ले ऑफ मैच में ब्राजील के
फर्नांडो मेलिगेनी को हराकर यह उपलब्धि हासिल करी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक कौन थे। तो अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक अमिताभ घोष थे, जिन्हें 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक भी बने हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको भी कह सकते हैं मेरे भाई। तो PYQ का इस एग्ज़ाम में PYQ का बड़ा ही रोल होता है। CPO के एग्ज़ाम में आपका CGL का क्वेश्चन भी होता है, CHSL का भी क्वेश्चन होता है, MTS का भी क्वेश्चन डाला हुआ होता है मेरे भाई, और प्लस PYQ होता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त शतरंज बोर्ड के मानक आकार क्या होता है। तो मानक आकार होता है 50 से 55 सेंटीमीटर, लगभग 19.7 से 21.7 इंच होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग 5 से 6 सेंटीमीटर लगभग 2 से 2.4 इंच का होता है। यह आयाम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आधिकारिक प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि खेल में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न आया था, पेस्टल PESTEL मॉडल में E किस आर्थिक पहलू को दर्शाता है। तो पेस्टल मॉडल में ई मतलब इन्वायरमेंटल पहलू को दर्शाता है, न कि आर्थिक इकोनॉमिक पहलू को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई का मतलब इन्वायरमेंटल हो जाएगा। यहाँ डबल ई है, लेकिन यहाँ ई पेस्टल मॉडल में ई का आर्थिक पहलू जो है इन्वायरमेंटल है। चलिए, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक्स, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल और लास्ट में जो ई से है इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय। अगला प्रश्न आया था, उत्तराखंड के जंगलेश्वर या जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जो देवदार के घने जंगलों के बीच बसा भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर समूह है और कुमाऊं क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ओलंपिक 2024 से भी क्वेश्चन आया था, में भारत की रोइंग कोटा एंट्री किस खिलाड़ी ने हासिल करी थी। तो ओलंपिक 2024 में भारत के लिए बलराज पंबार ने रोइंग कोटा हासिल किया। वह पेरिस ओलंपिक में रोइंग में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बलराज पंबार ने अप्रैल 2024 में दक्षिण कोरिया के चुंगजू में आयोजित एशियाई और ओशिनियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा में पुरुषों की एकल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर यह कोटा स्थान पक्का किया था। कोटा या स्थान दोनों मतलब एक ही है। अगला प्रश्न पूछा था, एशिया सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2016, काफ़ी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी था। एशिया सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2016 कहाँ आयोजित करी गई थी। 2016 की पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी मलेशिया के क्वांतन में आयोजित करी गई थी। वहीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप उसी वर्ष सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राग प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय गाया जाता है। तो प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय गाए जाने वाले रागों को भोपाली या भूपाली और भैरवी प्रमुख है। हालांकि भैरवी को मुख्यतः प्रातः काल में गाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछ लेता कि प्रातः काल में कौन गाया जाता है, सायंकाल में कौन गाया जाता है और दोनों समय कौन गाया जाता है। तो दोनों समय भोपाली और भैरवी है प्रातः काल, सायंकाल आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ देख लेते हैं। लेकिन कुछ शास्त्रीय परंपराओं में इसका प्रयोग सायंकाल या रात में भी होता है। मुख्य बात संधि प्रकाश रागों की होती है, जिसमें भैरव, पूर्वी, मारवा जैसे राग सुबह शाम की बेला में गाए जाते हैं और यमन जैसे राग शाम को। तो सायंकाल में यमन हो जाएगा आपका, जबकि भैरवी सुबह गाई जाती है और कुछ उसे दोनों समय के लिए उपयुक्त मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना कहा जाता है, वहां हुआ था। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र द्वारा करी गई थी।
जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12वें उपांगों का संपादन भी किया गया था। पहली जैन महासभा में जैन धर्म को 2 भाग दिगंबर और श्वेतंबर में भी बांटा गया था, पहली जैन सभा में ही। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते थे, जो ओलंपिक में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इन पदकों का विवरण इस प्रकार है। पहला जो स्वर्ण पदक है, नीरज चोपड़ा जो जीते थे भाला फेंक। दूसरा रजत पदक जो जीते थे मीराभाई चानू भारोत्तोलन, रवि कुमार दहिया जो कुश्ती में थे। कांस्य पदक जीते थे पीवी सिंधु, 4 व्यक्ति पीवी सिंधु। बैडमिंटन में लवलीना बोरहेगेन। मुक्केबाजी पुरुष हॉकी टीम में बजरंग पुनिया, कैसे बोल दिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन, लवलीना बोरहेगेन मुक्केबाजी, और पुरुष हॉकी टीम में कुश्ती में बजरंग पुनिया जीते थे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का थीम क्या था? तो 2021 में भारत की अध्यक्षता में हुए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम ब्रिक्स @15 यानी निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, इस तरह से इसका थीम था, जो ब्रिक्स के 15वें वर्ष के अवसर पर सहयोग और एकजुटता पर केंद्रित था, और इसमें बहुपक्षवाद, आतंकवाद विरोधी उपायों और डिजिटल सहयोग पर भी जोर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1883 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को किस क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1883 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को किस क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1883 हो जाएगा 83। 1883 के एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था, जिससे इन्हें पूरे ब्रिटिश भारत के लिए सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां मिल गई और प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। इस अधिनियम ने मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों को छीन लिया और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाने वाला 4 दिनों का त्यौहार कौन सा है? विच 4 डेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाने वाला 4 दिनों का प्रमुख त्यौहार पोंगल है, जो एक पारंपरिक फसल उत्सव है और सूर्य देव को समर्पित है। लेकिन उगादी जो है एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जबकि बोनालू और बथुकम्मा भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। हालांकि 4 दिन के फेस्टिवल के रूप में पोंगल सबसे सटीक है, जो भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कनुम पोंगल के रूप में मनाया जाता है 4 दिन। अगला प्रश्न है, फसल से फसलें जो मानसून के बाद बोई जाती है उनमें से कौन सी फसलें शामिल होती है? विच क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज रबी क्रॉप्स दैट आर सोन आफ्टर द मानसून सेशन? मानसून के बाद बोई जाने वाली फसलों को रबी फसलें कहते हैं, जिन्हें सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल बसंत ऋतु में काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, और इनमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर जैसी फसलें होती है, जो ठंडी जलवायु में उगती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, मिजोरम में कौन सा त्यौहार डांडिया जैसे नृत्य के आधार पर मनाया जाता है? मतलब डांडिया बेस आपका डांडिया का है और मिजोरम में वो त्यौहार मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इन मिजोरम इज सेलिब्रेटेड विथ अ डांस सिमिलर टू डांडिया? मिजोरम में चापचर कूट त्यौहार के दौरान एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे चेराब नृत्य कहा जाता है, जो कुछ हद तक डांडिया के समान लगता है, क्योंकि इसमें डांडिया का उपयोग किया जाता है। तो ये राइट आपका आंसर था। अगला प्रश्न है, मिजोरम की बांस नृत्य शैली को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बैम्बो डांस ऑफ मिजोरम? मिजोरम की बांस नृत्य शैली को चेराब कहा जाता है, उसी को, जो मिजो लोगों का एक पारंपरिक और सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें नर्तक जमीन पर रखे बांस की डंडियों के बीच लयबद्ध तरीके से कदम रखते हैं।
जो उनकी सांस्कृतिक और परंपरा को दर्शाता भी है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो आपका भाग 4 में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी के रूप में किया गया है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अगला प्रश्न है आपका, अरुंधति रॉय को पहली बार बुकर पुरस्कार के लिए किस वर्ष नामित किया गया था? अरुंधति रॉय को उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में पहली बार बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किया गया था और वे इस प्राइज को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई थी। ये भी क्वेश्चन आपका सीपीओ में रिपीट हुआ है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है इक्ता। ये भी प्रश्न लगता आया है, इक्ता और मनसबदारी से भी क्वेश्चन आया था। इक्ता और मनसबदारी प्रणाली निम्नलिखित में से किस वंश में लागू नहीं होती? यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है, चलिए देख लीजिए। इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौरान हुई थी और इसका उपयोग गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के सुल्तानों द्वारा किया जाता था। मनसबदारी प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर ने मुगल वंश के शासनकाल में शुरू किया था, जिसमें प्रशासन और सेना को एक ही प्रणाली में एकीकृत किया गया था। विजयनगर वंश यानी साम्राज्य ने अपने स्वयं की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाएं विकसित की जो सीधे तौर पर इक्ता या मनसबदारी प्रणाली पर आधारित नहीं थी। तो आपका विजयनगर वंश यहाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और आगे देख लेते हैं। हालांकि दिल्ली सल्तनत की इक्तेदारी प्रणाली में राजस्व संग्रह और भूमि प्रशासन के विचारों का विजयनगर साम्राज्य के शासन मॉडल पर प्रभाव था, लेकिन उन्होंने इन प्रणालियों को प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया था। तो आपका विजयनगर हो जाएगा साम्राज्य। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? वेयर डज द तापी रिवर ओरिजिनेटेड? ताप्ती नदियाँ यानी तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित मुल्ताई यानी मुल्तापी नामक स्थान से होता है, जहाँ यह एक कुंड से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न आया था, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है और यह दिन उनके खेल में योगदान को सम्मान देने और देश में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो आपका 29 अगस्त हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे। अगला प्रश्न था, NAVIC का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो NAVIC मतलब नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन का मुख्य उद्देश्य भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति यानी नेविगेशन और समय PNT सेवाएं प्रदान करना है, ताकि भारत अमेरिका के GPS जैसे विदेशी प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम कर सके और रणनीतिक व नागरिक उपयोगों के लिए एक स्वतंत्र विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित कर सके। यह आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग, समुद्री नेविगेशन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सटीक जानकारी देता है और रक्षा व सैन्य उद्देश्यों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, जिसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 48 में पूरा हुआ था, लगभग 10 साल या पूरे 10 साल। जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो यह किला अपनी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण लाल किला कहलाता था और यह मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण था, जिसमें दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसी कई संरचनाएं भी शामिल थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा था चंद्रयान से, चंद्रयान 3 का लूनर मिशन में
रंभा एलपी यंत्र किसका अध्ययन करता है? तो आपका हो जाएगा रंभा एलपी मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, है ना, लंगमूर प्रोब उपकरण का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा आवेशित कणों के घनत्व और उसके समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन करना था। इस उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में निकट सतह चंद्र प्लाज्मा वातावरण का पहला इनसिट आपका माप यानी सफलतापूर्वक पूरा किया। तो आपका हो जाएगा क्या, किसका अध्ययन? तो प्लाज्मा का। सतह चंद्र जो होता है उसके प्लाज्मा का ये अध्ययन करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 मुख्य रूप से भारी उद्योगों, बिजली उत्पादन और परिवहन के विकास पर केंद्रित थी, जिसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाना था, जो सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर राज्य की सक्रिय भूमिका के साथ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी देशों से ऋण लिया गया तथा निर्यात को बढ़ावा दिया गया? तो आपका था औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी ऋण लेने और निर्यात को बढ़ावा देने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान तेज हुई, जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण अपनाया और विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना, जिससे अर्थव्यवस्था खुली और विदेशी निवेश व निर्यात को बढ़ावा मिला। जबकि पिछली योजनाएं, खासकर दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं में भारी उद्योग पर जोर था, लेकिन उदारीकरण 8वीं योजना की पहचान थी। तो आपका क्या हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा दिया गया विदेशी देशों से 1992 से 97 के दौरान, और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 95 बोला गया, 97 तक है। चलिए 5 साल रहता है ना पंचवर्षीय। सारसो संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कुछ कथन है, मिला लीजिएगा क्या उसमें दिया हुआ था। इसका नाम और उद्देश्य जान लीजिए। सरसों संगठन, पूरे सरसों संगठन ये है, आमतौर पर सरसों उत्पादकों, व्यापारियों और तेल मिलों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी संगठन को संदर्भित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरसों की खेती और व्यापार को बढ़ावा देना, किसानों को सही मूल्य दिलाना और तेल उद्योगों को संगठित करना हो सकता है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या था? ये संगठन सरसों की फसल की मानकों तथा गुणवत्ता नियंत्रण और व्यापार नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादन और प्रोत्साहन इसका क्या था? तो सरसों संगठन नवीनतम कृषि तकनीक और बेहतर बीज किस्मों और कीट प्रबंधन के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करके सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। तो ये सरसों संगठन का ये सब कथन था। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया था? तो साइमन कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत के कामकाज की समीक्षा करने के लिए और भारत के भविष्य के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका भारत में व्यापक विरोध हुआ। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि यह आयोग देखे कि 1919 के सुधारों में क्या हासिल हुआ और आगे क्या किया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत का भविष्य तय करना शामिल था, लेकिन भारतीयों ने इसे अपने भविष्य पर ब्रिटिश नियंत्रण के प्रयास के रूप में क्या देखा था। चलिए विकास क्या करेगा और विस्तार क्या करेगा भारत के भविष्य को, ये बस अपना बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ भारत में कर रहा था। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित कि कितने वर्ष के आयु वर्ग को दिया जाता है? तो ये 5 से 18 वर्ष के आयु बच्चे को दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाता है।
यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। यह उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हो। दूसरा, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। यह पूर्व में इसी नाम से जाना जाता था, जो मुख्य रूप से बच्चों की विशिष्ट उपलब्धियों को पहचानता था। चलिए, आयु सीमा 5 वर्ष से 18 वर्ष। एकता और मनसबदारी प्रणाली किस वंश में लागू नहीं थी? इसमें पूछा एकता मनसबदारी से ही क्वेश्चन था, लेकिन बोला किस वंश में लागू नहीं थी, तो इसका राइट आंसर था लोधी वंश में। एकता प्रणाली और मनसबदारी प्रणाली दोनों ही लोधी वंश का टाइम था 1451 से 1526 ईस्वी में लागू नहीं था। एकता प्रणाली सैन्य जागीर की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौरान विशेषकर इल्तुतमिश ने करी थी। यह प्रणाली खिलजी और तुगलक काल में भी जारी रही, लेकिन लोधी वंश यानी जो अफगान राजवंश था ने इसे थोड़ा बदलकर जागीरदारी प्रणाली पर अधिक जोर दिया, जहां प्रमुखता वंशानुगत जागीर को मिली। और मनसबदारी प्रणाली क्या थी? जिसमें रैंक के दोहरे पद, जात और सवार थे, की शुरुआत मुगल वंश के सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया था। तो इसका राइट आंसर लोधी वंश था। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था बिहू त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है जो साल में 3 बार अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी में मनाया जाता है। बोहाग या रंगोली बिहू बसंत और नववर्ष अप्रैल, कांटी और कोंगाली बिहू फसल के लिए प्रार्थना अक्टूबर में, और माघ में भोगाली बिहू मनाया जाता है फसल कटाई और दावत के लिए जनवरी में। यह एक कृषि आधारित त्योहार है जो पारंपरिक नृत्य, संगीत और सामुदायिक उत्सव से जुड़ा है और असमिया संस्कृति का अभिन्न अंग है। खासकर बोहाग बिहू को असम का राष्ट्रीय त्योहार भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि भोगाली बिहू कब मनाया जाता है? तो आपका माघ में और हिंदी महीना के जनवरी में। अपना अंग्रेजी महीना के जनवरी में, हिंदी महीना के माघ महीना में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न आपका देख लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारत के लिए कोई स्वर्ण पदक गोल्ड नहीं जीता था। उन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में खेल में कांस्य पदक जीता था। अब ऑप्शन में क्या था वो आप देख लेंगे। यह पदक ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की है। अगला प्रश्न पूछा था पेनेलोप फिट्जगेराल्ड के बारे में। उनके उपन्यास एट डस्क के लिए 1779 में बुकर पुरस्कार मिला था। पूछा गया था कि पेनेलोप फिट्जगेराल्ड को बुकर प्राइज कब मिला था? तो 1779 में किताब भी पूछा था, अगर होगा तो एट डस्क। विजेता पेनेलोप फिट्जगेराल्ड उपन्यास एट डस्क मिला था 1779 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा था आपका आरोह अवरोह से भी क्वेश्चन पूछा था। भारतीय शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हर राग का अपना एक विशिष्ट आरोह और अवरोह होता है। आरोह और अवरोह किसी राग का मूल ढांचा होते हैं। यह वह क्रम है जिसमें स्वर ऊपर चढ़ते हैं आरोह और नीचे उतरते हैं तो अवरोह कहलाते हैं। जैसे हिंदी स्वर का आरोह में आपका हो गया नी रे ग म तीव्र प ध नी सा। संकेतन में आपका इंग्लिश में एन आर जी एम इस तरह से था। और अवरोह में जो था सा नी, लग रहा आवाज उतर रहा है, जैसे नी ऊपर चढ़ रहा है। ई नी जो है सा नी ध प म, लगता है नीचे आवाज सांस छूट रहा है। तीव्र, फिर ग म रे। तीव्र मतलब यहाँ से तेज थोड़ा कर देना है, यहाँ से तेज थोड़ा कर देना है। चलिए, अगला प्रश्न था आपका भरतनाट्यम से संबंधित। भरतनाट्यम किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह भारत में सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम की मुख्य बातें क्या है कि इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के दक्षिण भारत में हुई थी और यह नृत्य शैली मुख्य रूप से मंदिरों से उत्पन्न हुई थी। इसे पहले सादिर या दासी अट्टम के भी नाम से जाना जाता था।
थीम इसका क्या है, तो विषय वस्तु अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु की कथाओं पर आधारित होती है। विशेषज्ञता, यह नृत्य भाव, अभिव्यक्ति, राग यानी संगीत, ताल यानी लय और नृत्य यानी शुद्ध गीत का संयोजन पर जोर देता है। अगला प्रश्न आपका लास्ट जो था, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो आपका सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का था। कुल आबादी 64,473 है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। चलिए, धन्यवाद।